देखो, पहले हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स कितने तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। किस पे लगता है? पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एक्साइज ड्यूटी पहले लगा करती थी, वैट पहले लगा करती थी, सीएसटी पर पहले लगा करता था, कस्टम ड्यूटी पहले लगा करते थे। क्यों लगा करते थे? मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे ये, ट्रेडिंग करते हो विद इन स्टेट ये, आउटसाइड द स्टेट करते हो तो सीएसटी और कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती थी। सर्विस टैक्स लगता था सर्विस पे, अगर आप सर्विस डिलीवर कर रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत कब होती है, जब 20 लाख रुपए आपकी टर्नओवर गई है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आप अगर आपका 20 लाख रुपए से टर्नओवर पर नहीं गई है तो आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो सकते हो, आप चाहो तो। और उसके बाद अगर आपको 20 लाख से ऊपर जाएगा तो आप एक स्कीम ले सकते हो, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। अगर आपकी 1.5 करोड़ से कम है टर्नओवर तो आप कंपोजिशन स्कीम दे सकते हो, आप कंपोजिट डीलर बन सकते हो। 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आपको रेगुलर डीलर ही बनना पड़ेगा। फिर हमने देखा था परचेज करते हुए इनपुट, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैसे लेते हैं। परचेज करा, हमने कोई सामान खरीदा, उस पर 5,000 का टैक्स हमने पे करा, हमारे को टोटल कॉस्ट पड़ी 1,05,000 की। ये तो उस पर्सन से जिससे हमने खरीदा था, परचेजर ने, उसने रख लिया, 5,000 रुपए हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने जमा कर दिया। तो इस गुड्स के ऊपर 1,00,000 रुपए के ऊपर तो टैक्स जमा हो चुका है गवर्नमेंट को। अब इस प्रोडक्ट पे हमने 50,000 रुपए जोड़े और 1,50,000 की कीमत कर दी, 7,500 हमने टैक्स लिया, 1,57,500 का पूरा पेमेंट हमें आ गया। ये तो हमारी कीमत होगी, हमारे पास हम ये मैं अपने पास रख लूंगा और ये 7,500 रुपए मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है। लेकिन मैं 5,000 रुपए इस प्रोडक्ट पे दे चुका हूँ, तो पहले मैं इसे माइनस करूंगा, 7,500 में से 5,000 रुपए जो गवर्नमेंट को बचेगा वो हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा और ये मुझे गवर्नमेंट को जमा करना होगा। ये हमें पूरा पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे जीएसटी के रेट्स कि कौन कौन से लगते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उसके बाद हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट करना स्टार्ट किया था। असाइनमेंट के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे कि कंपनी ने का जीएसटी नंबर ये, हमने डिटेल डाल दी थी। कंपनी ने परचेज करा तो उसकी परचेज की एंट्री डाल दी थी। सेल करा तो सेल की एंट्री कर दी थी। इसकी हम लोगों ने सिर्फ मैनुअल एंट्री देख ली थी कि टैली में एडजस्टमेंट एंट्री नहीं देखी थी, टैली में कैसे डालते हैं ये हमने देख लिया था कि एडजस्टमेंट एंट्री डालते कैसे हैं। हमने देखो तो तीनों एंट्री डाली थी। पहले परचेज किया तो एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एसके एंटरप्राइजेस टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद हम जब सेल करेंगे तो ये एंट्री करेंगे एक एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ये वाली जो दोनों एंट्रीज है हम लोग परचेज और सेल वाउचर में डाल चुके हैं। ये भी हम दिखाएंगे भी कहां पे डाली। इसके बाद हम लोगों ने तीसरी एंट्री करी थी आउटपुट, मतलब इस इनपुट में से इसे रिड्यूस करना है तो इसे हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया और इतने अमाउंट से इसे डेबिट कर दिया। तो ये हमारा जब ये 3,750 से क्रेडिट हो रखा है और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 2500 से, तो क्रेडिट साइड पे 1,250 रह जाएगा, 1,250 हमारा आउटपुट रह जाएगा। तो जो पेबल आ रहा है उसकी हमने पेमेंट की एंट्री डाल दी थी ये। तो यहाँ तक हम लोग सारा काम कर चुके थे। अब ये हमारे को टैली में करना है, मतलब इसकी एंट्री डालने की देखनी है। तो फिर से एक बार बताया तो हम लोगों ने क्या करा था टैली में, पहले हम लोगों ने इसमें F11 दबा करके स्टैच्यूटरी टैक्सेशन में गए थे। यहाँ पे जाकर के इस ऑप्शन को यस करा था और उसके बाद इसी ऑप्शन को यस करने के बाद सारी डिटेल डाल देते। यहाँ से हम इसके बाद हम लोगों ने 2 एंट्री डाली थी जो कि हमने परचेज और सेल में डाली थी। परचेज वाउचर में ये डाली थी। कोई बच्चे बोल रहा होगा सर ये परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं लेकिन जनरल एंट्री कहाँ हो रही है। तो ये इनवॉइसिंग मोड है। अगर आपको इसकी जनरल एंट्री देखनी है तो एज वाउचर करके देख लो। चाहे जैसे आप एज वाउचर पे क्लिक करोगे तो जो आपने एंट्री वहां पे पास की थी ना, देखो वहां पे भी तो एंट्री मैंने यही करी थी, ये वाली करी थी ना, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू एसके एंटरप्राइजेस। तो देखो यहाँ पे भी वही हो रही है, परचेज इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू क्रेडिट साइड में एसके एंटरप्राइजेस, सेम एंट्री हो रखी है। लेकिन वो इनवाइसिंग मोड में होती है, एज इनवाइस मोड पे कर दोगे तो वो इस मोड पे ऐसे दिखाई देती है बस। ऐसी फिर मैंने सेल्स की एंट्री करी थी, सेल वाउचर में एंट्री करी थी जो हमने बोला था वहां पर। सेल वाउचर को भी एज वाउचर अगर आप देखना चाहो तो एज वाउचर अगर आप देखोगे तो सेल्स में सेल्स को क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट और इसको डेबिट कर रखा है सेम जैसे यहाँ पे हमने एंट्री देखी थी, ये वाली मैनुअली करी थी। ठीक है। इसके बाद अब हमें ये वाली एंट्री पास करनी है, आउटपुट सीजीएसटी 2500 से डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी 2500 से क्रेडिट और इनपुट में क्रेडिट करना है। तो इस एंट्री को हम कहाँ पास करेंगे, इसको एंट्री को हम करेंगे जनरल वाउचर में। हम जनरल वाउचर में इस एडजस्टमेंट को करते हैं और ये एंट्री कब होगी, आपको हर बार जब भी आपका साल महीना खत्म होगा तो आपको ये एंट्री डालनी है अगर आपको एडजस्ट करना है। तो आप इसे F7 दबाओगे और यहाँ पे एंट्री करोगे 31 मई को, मई मंथ के लास्ट में। तो आप एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, आउटपुट, अच्छा ये एडजस्टमेंट एंट्री है तो आप इसे ना स्टैच्यू एडजस्टमेंट करोगे क्योंकि ये स्टैच्यूरी एडजस्टमेंट कर रहे हो आप टैक्स के एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे स्टैच्यू एडजस्टमेंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी, मतलब क्या कौन सी ड्यूटी आप एडजस्ट करना चाहते हो। मैंने कहा जीएसटी। किस चीज किस पर्पस के लिए, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, क्या एडजस्टमेंट करने के मकसद क्या है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, अपनी इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाना चाह रहा हूँ, अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना चाह रहा हूँ, या ओपनिंग बैलेंस रिफंड, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि कौन सा होना चाहिए।
क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एंट्री में हम क्या कर रहे हैं? सर फर्स्ट वाली हो गई, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हम डिक्रीज कर रहे हैं ना अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। हमारे पास जो जिम्मेदारी है हम उसे अपनी इनपुट जो रखा हुआ है उससे माइनस करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इसलिए बोलेंगे डिक्रीज। किससे? जो हमारे पास क्रेडिट रखा हुआ उसी से, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमारा, यहाँ पे रेट डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डाल देंगे 2500 से। देखो एंट्री में ये था ना, 2500 से डेबिट करना है हमारे को, आउटपुट एसजीएसटी भी डेबिट करना है इतने से ही, सेम डीआर करूंगा मैं से, आउटपुट 2500। देखो यहाँ पे तुम देखोगे ना, ये दिख रहा है कितना है, 3750 दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं इसे यहाँ पे 2500 डाल के एंटर करूंगा, ये 1250, मतलब मेरी डिक्रीज होगी। अच्छा, मैं पहले इससे पहले ना आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई अगर आपको ये चीज चेक करनी है कि हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है। बेसिकली जो मैंने वो लेजर बनाए थे वो ड्यूटीज एंड एक्सेस में डाले थे। पहले आप लायबिलिटी को देखो, आप बैलेंस शीट में जाओ, आप अपनी देखो यहाँ पर ड्यूटीज एंड एक्सेस में, जैसे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओगे तो आपको दिखेगा इनपुट आपके पास क्या रखा हुआ है, डेबिट इतना रखा हुआ है, क्रेडिट इतना रखा हुआ है। बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इस बैलेंस को खत्म करना है और यहाँ पे इस आउटपुट वाले लायबिलिटी को मुझे 1250 करना है। तो इसको मुझे यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा और यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये कर रहे हैं हम लोग। आपको अगर देखना है कि आपके पास इनपुट कितना रखा हुआ है, तो आप यहाँ से आके भी देख सकते हो, यहाँ से आके देखोगे इनपुट कितना रखा हुआ है, क्रेडिट कितना रखा हुआ है, उस हिसाब से फिर आप एंट्री करोगे। अब फिर से करते हैं, ठीक है, वो एंट्री यहाँ पे गए, फिर से देखो, डेट डाली सबसे पहले, ठीक डली हुई है, ऑल्ट जे दबा के एडजस्टमेंट करा आपने, जीएसटी डिक्रीज एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट, फिर उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी 2500, आउटपुट एसजीएसटी 2500, इनपुट सीजीएसटी 2500। अभी देखो 2500 से देखो ये क्रेडिट दिख रहा है, जैसे 2500 डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी 2500, तो जीरो हो गया, एंटर करा, एक्सेप्ट कराया। अब जाके लायबिलिटी देखो कि अब आपकी लायबिलिटी कितनी दिख रही है बैलेंस शीट में। तो आपको लायबिलिटी दिखेगी 2500 दिख रही है। देखो इनपुट और आउटपुट तो वो खत्म हो गए ना, इसलिए क्योंकि वो खत्म, वो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप F12 दबा के देखो, यहाँ पर आप F12 दबाओ और इसमें ओपनिंग बैलेंस प्रोजेक्शन ये वाली खोल के देखोगे तो आपको दिखा देगा। देखो इनपुट था 2500, लेकिन जब मैंने वो एंट्री डाली तो उससे वो क्रेडिट हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया, इस वजह से वो रिड्यूस होकर यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ये तो जीरो हो गए और ये 1250 बच गए। अब इसे खोल के देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगी ना एंट्री, 3750 तो हमारी थी लायबिलिटी थी, इनपुट से हमारा 2500 माइनस हुआ, तो हमारा फाइनली बैलेंस कितना दिख रहा है, 1250। तो सेम उसी तरीके से हमारा एसजीएसटी में भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री डालते हैं। तो पेमेंट की एंट्री कहाँ डलेगी, पेमेंट वाउचर में, और वो कब डलेगी, मतलब 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में कर सकते हो पेमेंट आप। तो 1 तारीख को हमने पेमेंट करी, तो वो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, तो पेमेंट एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ऑल्ट जे दबाएंगे। जैसे हम ऑल्ट जे दबाओगे यहाँ पे पूछेगा जीएसटी, अच्छा जनरल वाउचर में कर रहे हैं हम लोग, तो ये गलत हो रही थी, तो हम इसे पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देते हैं, F5, ठीक है। स्टैच्यूटरी पेमेंट कर रहे हैं, ऑल्ट एस करोगे, यहाँ पे पूछेगा जीएसटी, मैंने कहा यस, कौन से पीरियड का, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक। आप रेगुलर बेस पे कर रहे हो, रिसिपेंट लायबिलिटी एडवांस क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। आप ये बोलोगे रेगुलर, क्योंकि हम रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराए तो हम लोग उसमें पे कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, वो वाली जो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाई थी, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाली लास्ट वाली एंट्री मुझे करनी है, कौन सी, ये वाली एंट्री करनी है पेमेंट वाली। तो अब ये वाली एंट्री पास करेंगे हम, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 1250 और 2500 से इस एंट्री कर देंगे। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी 2500, ओ सॉरी देखो 1250 जीरो हो गया, देखा आउटपुट सीजीएस एसजीएसटी 1250, एंटर करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, बैंक। तो आपका बैंक कौन सा था, बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ तो हम बना लेते हैं, एसबीआई,
हमने क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ तो नीचे आएगा, चेक नंबर डाल दिया, एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा जीएसटी की डिटेल प्रोवाइड करो, तो आप ऐसे यस करोगे कि आपने पेमेंट कैसे करी है। तो हमने बोला कि भाई ऐसे हमने चेक के थ्रू पेमेंट करा है, 10,000 तक का टैक्स चेक कैश वो टैक्स होता है तो आप उसे कैश भी पे कर सकते हो बैंक में जाकर के। आपने कहा चेक से पेमेंट करा है, कौन से बैंक में, तो मैंने कहा एसबीआई बैंक में चेक जमा करा है। सीपिन नंबर होता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमारा सीपिन नंबर होता है, वो हम नंबर डाल देंगे यहाँ पर। एक होता है सी चालान नंबर, मतलब जब आप ये जमा करोगे तो आपको कोई चालान नंबर मिलेगा, जब आप वो रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें वो चालान नंबर डालना पड़ता है, इसलिए आप इसमें यहाँ पर डाल रहे हो। बीएसआर नंबर होता है जो आपकी क्या नाम उसका, जो आपका बैंक का नंबर होता है, 7 डिजिट का होता है ये, ठीक है ना। पेमेंट डेट डाल दोगे आप। तो ये डिटेल हम इसलिए डाल रहे हैं कि कल को अगर हमारे को मान लीजिए डिटेल देखनी है कि भाई हमने जो अगर कभी भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट खो गया तो मेरे पास टैली में एक डिटेल रहेगी जहां पे से मैं वो डिटेल देख सकता हूँ कि भाई मैंने चेक कहाँ जमा किया था, उसका चालान नंबर क्या था, चेक नंबर क्या था, चेक की डेट क्या थी, तो सारी डिटेल मेरे पास टैली पे ही भी फीडेड रहेगी। तो आप एंटर करोगे और एक्सेप्ट करा दोगे, ये मैंने एंट्री कर दी। तो ये हमारी पेमेंट की एंट्री होगी। ये वाला पूरा प्रोसेस आप लोगों को करना है आपकी कंपनी में। जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, परचेज सेल एडजस्टमेंट पेमेंट, परचेज सेल एडजस्टमेंट पेमेंट, ये 3-4 एंट्रीज होंगी जो आपके पास आएंगी ही आएंगी। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो करेंगे जो कभी कभार किसी किसी कंपनी में हुआ करती है। हेलो हेलो, यस सर, जी समझ में आया आप लोग को? यस सर। एक चीज और मैं बताता हूँ, अब आपके पास देखो महीने के बाद आपके पास होगा काम क्या। अब आप क्या करोगे, देखो जी एंट्री मैंने डाल दी, पेमेंट कर दी मैंने, एंट्री डाल दी। अब रिटर्न फाइल जब करोगे तो आप ना अपने टैली में से जीएसटीआर 1 की जो फाइल है वो निकालोगे, एक्सपोर्ट करोगे, बाहर निकालोगे और उसे अपलोड करोगे क्या नाम उसका, जो साइट है जीएसटी की। वो कैसे करते हो तो बाद में सिखाएंगे, पहले टैली में से डेटा बाहर कैसे निकाला जा सकता है, रिटर्न कैसे बाहर निकाली जा सकती है, उसे सीख लो। कैसे निकालते हैं, आप डिस्प्ले पे जाओगे, स्ट्रेची रिपोर्ट पे जाओगे, जीएसटीआर 1 पे जाओगे, ठीक है ना। आपको जीएसटीआर 1 निकालनी है बाहर, तो आप इस पे क्लिक करोगे और आप क्या करोगे, देखो आपको ये वाली रिटर्न बाहर निकालनी है। एक पहले तो ड्यूरेशन डालना है, किस ड्यूरेशन की निकालनी है। उसके बाद आपको ये एक्सपोर्ट दिख रहा है, कंट्रोल ई दबाना है। जैसे आप कंट्रोल ई दबाओगे तो किस फॉर्मेट में आपको बाहर निकालनी है। एक चीज ध्यान रखना, आप चाहो तो CSV, एक्सेल, जेसन, तीनों ये 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मेट में आप बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जब अपलोड करने की बारी आएगी, जब आप जीएसटी के पोर्टल में अपलोड करोगे तो वो जेसन फाइल ही अपलोड हो सकती है, तो इसलिए आप जेसन फॉर्मेट में ही उसे बाहर निकालते हो। क्लियर है? मतलब जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें क्या होता है, रिटर्न फाइल करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ अपने पोर्टल को खोलना है। जैसे हम लोग जीमेल खोलते हैं उसी तरीके से हमारे को जीएसटी का पोर्टल मिलता है, हम उसमें अपने लॉगिन आईडी खोलते हैं और उसमें एक अपलोड करने का ऑप्शन आता है। रिटर्न को अपलोड करने के लिए आप इसमें जेसन फॉर्मेट में को ही अपलोड कर सकते हो। उसमें लिंक ब्राउज करोगे अपने फाइल को, जहां से मैं जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, जैसे मैंने क्या करा, इसे जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ये मैंने लोकेशन दे दी, मैंने लोकेशन दी है तो मैंने लोकेशन दे दी, ये वाली लोकेशन दे दी वाली, ठीक है। न्यू फोल्डर में इसमें देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे एड्रेस कॉपी करा और ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर करा, एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं करना, बस ये फाइल को क्या करना है, मुझे सिर्फ अपलोड कर देना है। जैसे मैं अपलोड कर दूंगा तो वो क्या होगा, अपने आप ही मेरी रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सेल फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कंट्रोल ही दबाया, एक्सेल फॉर्मेट में करा, ठीक है। एक्सेल फॉर्मेट में देखो आपको दिखा देगा कि आखिर आपकी जो रिटर्न जो होती है वो किस तरीके से तैयार होती है। होता क्या है कि अगर आपके पास आपको टैली में ये सब चीजें करनी नहीं आती ना, तो ये जो एक्सेल फॉर्मेट अभी एक्सपोर्ट होता है ये आपको ना डाउनलोड करना पड़ता है जीएसटी के साइट पे, और इसमें मैनुअली फीडिंग करनी पड़ती है। जैसे इसमें दिखा रखा होगा, देखो इसमें ना अलग अलग शीट्स होती हैं। ये अगर आपको नहीं आता ना टैली में करना, तो ये वाली फाइल ना आपको पोर्टल से मिल जाएगी, जीएसटी के पोर्टल से। आप उसे डाउनलोड करोगे, उसमें अलग अलग कॉलम होंगे, B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है ना, एक्सपेंस, एक्सपोर्ट, एडवांस टैक्स, ठीक है ना, एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट, एग्जेम्प्टेड, ये सारी डिटेल है ना आपको ना मैनुअली फीड करनी पड़ेगी। इस वाले केस में मुझे फीड करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने एक ही सेल करी थी, वो अपने आप से B2B, क्योंकि वो B2B थी तो B2B में अपने आप से फीड होके आ गई। नहीं तो ये क्या करना पड़ता है आपको, ये वाला फॉर्मेट
डाउनलोड करना पड़ता, और जो आपने जितनी भी सेल करी है पूरे महीने भर में, उनमें से छांटनी पड़ती कि B2B कौन सी है, B2C लार्ज कौन सी है, B2C स्मॉल कौन सी है, और उनको ऐसी डिटेल डालनी पड़ती है सारी। फिर अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, और फिर उस एक्सेल फॉर्मेट को आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो अपलोड करना पड़ता है। तो कितना हेक्टिक वर्क हो गया। अगर आपको टैली नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल फॉर्मेट में पहले डाउनलोड करो, एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद इन्फॉर्मेशन डालो, फिर उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, फिर उसे अपलोड करो। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको प्लेनली कुछ नहीं करना, आपको तो सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से एक्सपोर्ट करना है, और वो जेसन फॉर्मेट में अपने आप से एक्सपोर्ट हो जाएगा। जेसन फॉर्मेट में जैसे ये वाला फॉर्मेट हो गया है, ये जेसन फाइल है, इसे एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसे जस्ट अपलोड कर दो, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अपलोड करने वाला सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब हम जीएसटी का पूरा लॉ पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक्सपोर्ट करना सीखा कि टैली में से डेटा को कैसे एक्सपोर्ट बाहर निकाला जा सकता है, ये सब चीजें हम लोग ने देख ली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि ये आपको आना ही आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है कल सर? उस हेलो हाँ जी, सर, उसमें जो इनवॉइस नंबर दिखा रहा है ना रिटर्न में, हाँ हाँ, वो सर कहाँ पे डलता है सेल्स में, वो वाउचर नंबर में कि रेफरेंस? अच्छा, उनका क्वेश्चन है कि ये जब हम सेल करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे डलता है यहाँ पे डलता है नंबर या रेफरेंस में डलता है, ये पूछ रहे हो ना। हाँ जी सर। वैसे तो देखो, बेसिकली ना हमेशा ना यहाँ पे डलना चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है ना सेल का, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली जी डिजाइन भी कर सकते हो, इसे मैनुअल कर सकते हो आप। मैनुअल कैसे कर सकते हैं, जी आप यहाँ पे जाओ सेल वाउचर में, इसे वाउचर में जाओ, ऑल्टर करो, और सेल वाउचर को यहाँ पे ना ऑल्टर कर करके इसे मैनुअल कर दो, ऑटोमेटिक और मैनुअल, इसे करके एक्सेप्ट करा दो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे जाओगे तो अब इस पे पहुंच पा रहा हूँ, और इसमें मैं डाल भी पाता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, डालना यहीं पे चाहिए। यहाँ पे डलने से क्या होता है, यहाँ पे डलने से क्या होता है, देखो बेसिकली मेनली फोकस ना यहाँ पे मत करे करो, जब आप ये डलते हुए यहाँ पे डलना चाहिए, और जब आप कोई भी एंट्री करते हो, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री करी, एंट्री करते हुए आपने यहाँ पे 10 डाले, एंटर करते हुए जाओगे, ये वाला पॉइंट जो होता है ना वो आपका बिल नंबर का होता है, यहाँ पे वही बिल नंबर उठाएगा ऑटोमेटिकली जो सीरियल नंबर होगा, रेफरेंस वाला नहीं उठाता है, ठीक है। तो बिल नंबर हमेशा वैसे यहाँ डलना चाहिए सेल्स नंबर के आगे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका बिल नंबर होता है, ठीक है, बिल की डिटेल। जी रेफरेंस नंबर में ना डाल करके यहाँ पे डालो तो वो बेहतर रहता है। रेफरेंस नंबर तो बेसिकली रेफरेंस होता है कि ये वाला जो बिल बना रहा हूँ मैं इस चीज के रेफरेंस में डाल रहा हूँ, इस कोटेशन के बेसिस पे बना रहा हूँ, या इस ऑर्डर के केस में बना रहा हूँ, ये अलग चीज। बताओ, समझ में आ गया। जी। और परचेस में अगर परचेस इनवॉइस कर रहे हैं सर, तो उसमें रेफरेंस नंबर में भी डलेगा? नहीं 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 नहीं, उसमें भी वही डलेगा, उसमें भी वही डलेगा, यहाँ पर ही। वैसे तो नहीं, इसमें तो सप्लायर जीएसटी नंबर के। है ना, देखो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर है ना, हाँ जी तो यहाँ पर डल सकता हो, आप डालोगे, आप सप्लायर का नंबर डालोगे, जो उसने जी। बिल दिया है ना वो यहाँ पे डलेगा। तो रिटर्न में सर ये यहीं से दिखा देगा नंबर वो? नहीं, रिटर्न में एक जब देखो ना, सेल। रिटर्न देखो तुम, जो मैंने रिटर्न अभी अपलोड करी है, जब रिटर्न हम अपलोड हाँ करेंगे जी तो उसमें कोई इनवाइस का जगह है, देखो यहाँ पे देखो, B2B में जब मैंने निकाला, इनवाइस जो आती है वो अपने, देखो ये आई, ये आया, ये आया, इनवाइस डेट आई, इनवाइस नंबर आया, देखो अपने आप आ गया ना 1, क्योंकि 1 था, जी। ठीक है, हमें डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा इनवाइस नंबर, ओके। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है।